अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाने का जो मरकज़ी अदारा है NCOC, उसने गुज़िश्ता दिनों ये ऐलान कर दिया कि ईद उल फितर के बाद लगने वाली पाबंदियों को कुछ ना कुछ कम किया जा रहा है, चाहे वो तालीम के शोबों से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो आउटडोर डाइनिंग हो, टूरिज़म हो और इस तरह के जो दीगर फील्ड्स हैं उनमें जो पाबंदियां हैं उनको कम से कम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो NCOC के नुमाइंदे थे उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि एहतियाती तदाबीर पर अहमियत देना कितना ज़्यादा अहम है और कि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस की एक तरह की नौइयत होगी। दूसरी जानब सूबा सिंध में वज़ीर आला सिंध ने और जो वहाँ सिंध की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की ग्रुप है उसने भी ये ऐलान किया कि ईद के बाद जो लगने वाली पाबंदियाँ हैं उनको 2 हफ्ते बरकरार रखा जाएगा। अब इस सब पर बात करने के लिए और जो वैक्सीन्स और रजिस्ट्रेशन के मुतालिक भी मसाइल हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत की और रुकन है कौमी असम्बली की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहिबा शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले ये बताइएगा जी, जब सिंध टास्क फोर्स ने कोरोना वायरस के मुतालिक और पाबंदियों के मुतालिक ये ऐलान किया, क्या आपको लगता है कि अब तीसरी लहर के वक्त और 1 साल बाद मरकज़ और सिंध या मरकज़ और किसी भी सूबे के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव कर रही है और जो रवाबत हैं वो ज़्यादा मुस्तहकम है? किस तरह देखती हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हेल्थ का शोबा वो है जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास वापदीदी इख्तियारात इसके हैं। और दूसरी बात ये है कि तमाम सूबों के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इस वक्त किसी भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ओवर पाकिस्तान में नेशनली हर जगह पर एक ही स्टेटिस्टिक्स है या एक ही सूरत हाल है। आपकी जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो डिफर कर रहा है। किसी वक्त जैसे पहली वेव में सिंध में बहुत ज़्यादा हाई था, दूसरी वेव में ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसलिए सबके स्टेटिस्टिक्स और सबके हालात जो हैं वो एट अ स्पेसिफिक टाइम वो फ़र्क होते हैं। इसलिए उसकी रोशनी में कई दफ़ा सूबों को अपने हालात को सामने रखते हुए कोई स्पेसिफिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि हो सकता है कि नेशनल डिसीजन से थोड़ा सा डिफर करता हो। और इसकी बिल्कुल NCOC की तरफ से और जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको PM चेयर करते हैं उसकी तरफ से इन लोगों को पूरी इजाज़त है कि अगर ये अपने सूबे के हालात को देखते हुए कोई स्पेसिफिक फैसला करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई इसका ये मतलब नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, पर चूंकि हालात हर सूबे के फ़र्क है और डायनेमिक्स फ़र्क है तो इस वजह से ये बाज़ दफ़ा सूबे जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट फैसला कर लेते हैं। मगर इसकी NCOC का काम सिर्फ सिफारिशात देना है और गाइडलाइन देना है, मगर हतमी फैसले और हतमी जो भी पॉलिसी है वो सूबों की अपनी होती है जी। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहबा, क्योंकि आप NCOC की कार्रवाई को भी करीब से देख रही हैं, अभी आपने भी ज़रा रैकेट पे कहा कि एक जो बहुत संजीदा मसला है वो यही है, हालांकि मुल्क भर में ये कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा अशख़ास को वैक्सीनेट करने का, जो शहरी हैं वो उस रफ्तार पे या उस तादाद में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे जिस तरह उनको करनी चाहिए ताकि वो फिर इसी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हों। तो उस हवाले से चाहे वफाकी सतह पे हो चाहे सूबाई सतह पे हो, क्या कुछ किया जाना चाहिए कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का अमल है, जितने भी एज ब्रैकेट्स इस वक्त खोले गए हैं, अब जैसे 30+ का खोला गया, उससे पहले 40+ का था, उससे पहले 50+ का था, तो इन सारे जो पॉपुलेशन थी उसमें तकरीबन इस एज ब्रैकेट के 10% से ज़्यादा लोगों ने अपने अपने एज ग्रुप्स में रजिस्टर नहीं कराया, जो कि मैं समझती हूँ कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि 2021 के आखिर तक हम अपनी 7 करोड़ पॉपुलेशन को जो है वो वैक्सीनेट कर लें, क्योंकि इसी सूरत में ये पॉसिबल होगा कि हम अपने जो एक हर्ड इम्यूनिटी है और जो वबा का फैलाव जो है उसको हम रोक सकें। तो इसके लिए बिल्कुल हुकूमत जो है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बना रही है और इसके ऊपर काम हो रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर हो रहा है और पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो मीडिया के ऊपर भी चल रहे हैं
और ये इसके टेलीफोन को जो आपकी रिंग टोन्स है, आपने देखा है कि वो भी हर थोड़े दिनों के बाद कोई एक नया पब्लिक सर्विस मैसेज देती है। और सबसे बढ़ के इस वक्त मीडिया का किरदार भी बहुत पॉजिटिव है, जिस तरह से आप लोगों ने, मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई है और लोगों तक आगाही पहुंचाई है। वो भी ये तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला पहले से डेफिनेटली फर्क है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है पहले के मुकाबले में उसमें तेजी आई है और हमें उम्मीद है कि इसमें मजीद और तेजी आएगी, मगर इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स की और आगाही की जरूरत है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ज़रा इस 7 करोड़ नंबर का जिक्र किया। कुछ बैनुल-अक़वामी सर्वेस के मुताबिक जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मनफी हैं और पाकिस्तान अक्सर उसी फहरिस्त में वो रखते हैं कि 10 साल बाद या 5-8 साल बाद एक आपकी कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बेस वैक्सीनेट होगी, चाहे वो 50% हो चाहे उससे ज़ायद हो। तो जब इस तरह के बैनुल-अक़वामी इंडिकेटर्स आते हैं तो क्या हुकूमत वक्त उसको भी देख रही है, उन नंबर्स को भी सामने देख रही है या सामने रख रही है, या इख्तलाफ करती है ऐसे परसेंटेज से? आप किस तरह देखती हैं? नहीं जी, बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि देखिए ये फिगर्स उन लोगों ने हमें दिए थे जब हमारी वैक्सीनेशन अर्ली स्टेजेस में थी और उस वक्त कुछ हजार लोग जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर वैक्सीनेट हो रहे थे। शुरू के तो कुछ दिन ऐसे थे कि 1000-1500 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे थे पर डे, पर अभी आपने देखा है कि 2 लाख प्लस लोग जो हैं वो डेली वैक्सीनेट हो रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सेंटर में गई थी, इस्लामाबाद का जो मास वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर मैं पहले भी जाती होती थी, तो वहां पर दिन के 150-200 लोग आते थे। और अभी जो आज का मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह जब वो सेंटर खुला है उसके कुछ घंटे के अंदर ही तकरीबन 1500 वैक्सीनेशन उसमें हो चुकी हुई थी। तो ये चीज हमें दिखा रही है कि हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो रहा है। 2 लाख प्लस जो है वो हो चुके हुए हैं। हमारा टारगेट अभी पहले फेज में 3 लाख पर डे के ऊपर जाने का है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये ग्रेजुअली बिल्ड होते होते ये 5-6-7 लाख तक की कैपेसिटी जो है वो अब गवर्नमेंट अपनी डेवलप कर रही है और काफी हद तक डेवलप हो चुकी हुई है। नए वैक्सीनेटर्स हमने भर्ती कर लिए हुए हैं, नए वैक्सीनेशन सेंटर्स, अभी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मैस वैक्सीनेशन सेंटर F9 में खुला है। तो ये तमाम चीजें जो है ये हमें उस तरफ लेके जा रही हैं जिससे हमारी वैक्सीनेशन का अमल तेज होगा। और टारगेट पॉपुलेशन जो है वो हमारी 7 करोड़ है, क्योंकि 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो तकरीबन हमारे 10 करोड़ हैं और उनमें से हमने 70% पॉपुलेशन को टारगेट करना है। तो मैं समझती हूँ कि जिस स्पीड पर हम जा रहे हैं हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने 2021 के आखिर तक हमने इसकी पूरी प्लानिंग की हुई है, पूरी इसकी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास तैयार है। तो मैं नहीं समझती कि 1-1.5 साल से ज्यादा हमें लगेगा अपने इस टारगेट को अचीव करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया वैक्सीनेशन सेंटर का, जो हमें NIH की जानिब से सुनने को मिल रहा है कि कैंसाइनो एक सिंगल डोज वैक्सीन के तौर पर उसको यहाँ फॉर्मूलेट किया जाएगा और पैकेज किया जाएगा। तो उस हवाले से भी बताइएगा, जो कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्तों में कैंसाइनो तक भी रसाई होगी और NIH में उसको पैकेज किया जाएगा। क्या राय रखती हैं, क्या उसी वजह से भी जिस वैक्सीनेशन कैंपेन की आप बात कर रही हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कैंसिनो बायो की हमारी तमाम आवाम के लिए ये खुशखबरी है, हम सब पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि कैंसिनो बायो की फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी हुई है। उसका पहला बैच जो है वो तैयार भी हो चुका है, वो अपनी क्वालिटी टेस्टिंग के फेज में से गुजर रहा है। चाइनीज एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो उस प्रोसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही वो क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाती है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, शायद कुछ 1-2 हफ्तों में ही वो वैक्सीन यहाँ पर यूज होनी शुरू हो जाएगी। पहला बैच जो है वो हमारे पास तकरीबन 1,24,000 वैक्सीन बनाने का कॉन्सेंट्रेट हमारे पास आया था और मगर हमारी उनसे जो एग्रीमेंट फाइनल हुई है वो तकरीबन 20 लाख डोजेस की है। तो ये हमें याद रखना होगा कि ये सिंगल डोज है, यानी अगर 20 लाख डोजेस बनेंगी तो वो 20 लाख की पॉपुलेशन को कवर करेंगे। मगर दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द फर्स्ट फेज। इंशाल्लाह ताला इसकी मजीद कंसाइनमेंट्स भी आती जाएंगी और उसके अलावा जिस तरह से एस्ट्राजेनेका भी आ रही है, 2.3 मिलियन मजीद पहुंचने वाली है, साइनोवैक, साइनोफार्म, उसके अलावा हमारे पास फाइजर भी एक्सपेक्टेड है कि उसकी भी कुछ डोजेस जो है आने वाले दिनों में हमारे पास आएंगी।
तो अब डिफरेंट एवेन्यूज से और डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास मल्टीपल वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं, तो अब वैक्सीन की शॉर्टेज हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा, इसी पर डॉक्टर साहिबा, क्या आपके करीब ये तनकीद बजा होगी जो शुरू में हुकूमत वक्त उसका निशाना बन रही थी कि वैक्सीन्स को उस रफ्तार से हासिल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, और उस वजह से फिर बाद में इसी तरह के कंसाइनमेंट्स को एक्सपर्डाइट करना पड़ा? तो क्या शुरू में रियासत पाकिस्तान को वैक्सीन्स की जो सप्लाई थी उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी? देखें, इस वक्त जिस वक्त ये दुनिया में वैक्सीन बनी है, तो हम सब जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा इशू था। ज़ाहिर है, जो डेवलप कंट्रीज थी, जब ये वैक्सीन बन रही थी, तो जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग एंटिटीज थी इन बड़ी कंट्रीज ने, इन डेवलप नेशंस ने, अमेरिका हो जाए या यूरोपियन कंट्रीज हो जाए, इन्होंने उस वैक्सीन के ट्रायल्स में और वैक्सीन बनाने में इन्वेस्ट किया था। उन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इनमें लगाई थी, तो जिसके वजह से ड्यू प्रोसेस के बाद जब ये वैक्सीन बनी थी फिर, तो जाहिर है कि उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली थी कि जिन लोगों ने उन क्लिनिकल ट्रायल्स में और वैक्सीन बनाने के मरहले में जब उनके इन कंपनीज के साथ इन्वेस्ट किया था। मगर मैं नहीं समझती कि हम बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और उनके और हमारी वैक्सीनेशन के अमल शुरू होने में जिस दिन उनको पहली वैक्सीन लगी है और जिस दिन हमारे लगी है, वो 15 या 16 दिन का फर्क था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने किसी स्टेज पे भी कोताही नहीं की। हम डे वन से इन कंपनीज के साथ कांटेक्ट में थे और इनको इंश्योर कर रहे थे कि सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान अच्छी क्वालिटी की हम लेकर आए। शुरू में मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये अमल थोड़ा सा स्लो था और हम थोड़े से डिपेंडेंट थे कि जो हमें गिफ्ट के तौर पे चाइना की वैक्सीन मिली थी कि हम उससे स्टार्ट करें, मगर उसके बाद से अब हम लोग तकरीबन 91% जो वैक्सीन इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान ने परचेज की हुई वैक्सीन है, और बहुत थोड़ा सा वो वाली वैक्सीन हैं जो कि हमें गिफ्ट के तौर पे मिली थी। तो पाकिस्तान अब इसमें तेजी है, मगर आप देखें कि जिस तरह लगाने के लिए लोग सामने आए, क्योंकि वैक्सीन की एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर हम बहुत ज्यादा बल्क में बहुत ज्यादा कंसाइनमेंट्स मंगवा लें तो उसके स्टोरेज का भी इशू आता है और उसकी शेल्फ लाइफ का भी इशू आता है। तो हमें वो भी देखना है कि जितनी आगे यूज हो रही है, जितनी डिमांड है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर इससे हट के हम ज़रा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ज़रा बात कर लें, लास्ट क्वेश्चन, जो कोवैक्स है, कोवैक्स का अब एक फ़ंड है और ये साथ में सोच है कि आप बेशक जितना भी ज़्यादा अमीर ममालिक डेवलप्ड इकॉनमीज़ में लोगों को वैक्सीनेट कर दें, जब तक आप डेवलपिंग इकॉनमीज़ में अक्सरियत को या उन वल्नरेबल तबकों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो इसको आप आलमी तौर पर इस वबा से निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ये चाहे वो कोवैक्स जैसे अदारे हों, चाहे मगरबी दुनिया हो, चाहे बैनुल-अक़वामी अदारे हों, उनको भी इस बात से आगाह कर रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोवैक्स और उस जैसे इनिशिएटिव्स अब पाकिस्तान में आएँ और मुख्तलिफ डेवलपिंग इकॉनमीज़ में आएँ? जी देखिए, कोवैक्स वो प्लेटफॉर्म है जो कि बना ही इसी मकसद से है कि वैक्सीन इक्विटी जो है वो इंश्योर की जाए, कि चाहे वो डेवलप कंट्रीज हों, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्रीज हों या डेवलपिंग नेशंस हों, ये कोवैक्स का प्लेटफॉर्म बना ही इस मकसद से है। और पाकिस्तान वाज अमंग्स्ट द इनिशियल कंट्रीज जिन्होंने इसका सिग्नेटरी बना था और इस कोवैक्स प्लेटफॉर्म का मेंबर बना था। तो हम लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज पे जो है वो कोवैक्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली थी और हम उसके मेंबर बन गए थे, और उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो हमें 20% पॉपुलेशन का उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो हमें प्रोवाइड करेंगे, और उसी सिलसिले में ये एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान उसकी पहली खेप पहुंची है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला फाइजर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म से हमारे पास आ जाएगी। तो इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब भी उन्होंने अभी रिसेंटली भी जो इंटरनेशनल मीडिया से और बाकी बात की थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये इंश्योर किया जाए कि वैक्सीन इक्विटी के चाहे डेवलप नेशंस हों या अंडर डेवलप नेशंस हो, सबको बराबरी के मौके मिलने चाहिए वैक्सीन पे, क्योंकि नोबॉडी इज सेफ अंटिल एवरीबॉडी इज सेफ। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान के माशी सूरत हाल के मुतालिक। अब कुछ सालों से यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मीशत का काफ़ी बुरा हाल है और जो बुनियादी इस्लाहात करने को हैं वो नहीं किए जा रहे। चाहे जो भी हुकूमत हो, वो आते साथ ही एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संजीदा बहरान संभालना शुरू हो जाती है और तमाम अपने तरजीहात उसमें भी एक्सपेंड कर देती है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों नेशनल अकाउंट्स कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का जो शरह नमू है वो 3.9% है, यानी जो एस्टिमेट्स बता रहे थे बैनुल अक़वामी अदारे उनसे कुछ ज़्यादा। और उस वजह से हुकूमत वक्त का ये कहना है कि इसी तरह के मुस्बत इंडिकेटर से ना सिर्फ मईशत बहाल हो पाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंज्यूमर एक्टिविटी भी बहाल हो पाएगी। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से है, ज़ैब से भी है, बिस्प के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो पहले सरबराह भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा सर, आपका एक बहुत दिलचस्प मजमून में पढ़ रहा था पिछले साल का कि पाकिस्तान की मईशत एक तरह से वेंटिलेटर पे है और उसमें आपने मुख्तलिफ वजूहात बताए। बट फर्स्टली सर, ये जो इंडिकेटर है 4% के करीब जीडीपी ग्रोथ का, क्या आपके करीब ये एक मुस्बत इंडिकेटर है और जो आपकी मईशत है वो तवक्कुआत से ज़्यादा कारकर्दगी दिखा रही है? किस तरह देखते हैं? देखिए, इसके पीछे जो कैलकुलेशंस हैं, जो नंबर्स हैं, वो देखने पड़ेंगे इस पे कोई जजमेंट देने से पहले, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है नंबर्स, तो मैं कोई जजमेंट तो नहीं देता। लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है, ये ताज्जुब होता है मुझे ये बात सुन के, क्योंकि जो तमाम इंडिकेटर्स और स्टेटिस्टिक्स पिछले साल से चले आ रहे हैं, 2 साल से, उसके बुनियाद पे 4% तकरीबन ग्रोथ रेट हासिल करना ये एक मौजज़ा है पाकिस्तान के लिए। मैं ये कहता चलूं कि जी, शौकत अजीज के दौर में इन्होंने एक साल 9% ग्रोथ रेट दिखाया था और मैं उस वक्त सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर में था और हम मुस्तकिल रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे जो अभी भी उनके वेबसाइट पे है, और ये बताते थे कि ये सारे डेटा फर्स्ट है। और इत्तेफाक की बात यह है कि शौकत अजीज की जो इकोनॉमिक टीम थी वो आज इमरान खान की इकोनॉमिक टीम है, और जो महारत उन्होंने हासिल की थी डेटा फर्ज करने की उस वक्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वही महारत उन्होंने इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं की है। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, आपने क्योंकि ये एक नुक्ता उठाया शौकत अजीज़ साहब के इंतज़ामिया की और मुस्लिम लीग काफ के कुछ पॉलिसीज़ की, सर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई जब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़जाना तकर्रुर किया गया। और तनकीद ये कि जब एक सियासी जमात का मंशूर यही है कि IMF और जो बाकी बैनुल अक़वामी माली अदारे हैं उनके शिकंजे से वो आपको छुड़वाएगी, तो वही अशख़ास प्रेफर किए जा रहे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वाबस्तगी उन्हीं बैनुल अक़वामी माली अदारों से है। और फिर आपने देखा कि अब शौकत तरीन साहब को भी अपॉइंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर, यही कहते हुए कि ना सिर्फ तो वो संजीदा तौर पे इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बात कर सकेंगे, लेकिन साथ में वो ग्रोथ ओरिएंटेड भी हैं। तो सर, जहाँ तक वजारत ख़जाना है या उसका पोर्टफोलियो है, क्या हमेशा इतना ही IMF सेंट्रिक होना चाहिए या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से जो मंशूर में लिखा हुआ था कि हमें IMF के शिकंजे से निकलना चाहिए, उसको तरजीह देनी चाहिए? किस तरह देखते हैं? हमारे मुल्क में एक किस्म की अजीब हालत पैदा हो गई है कि हर किस्म के बयानात लोग देते हैं एक सब्ज़ बाग दिखाने के लिए। लेकिन मैंने 2 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो पिछले 25 साल की इकॉनमी की एनालिसिस है, और पिछले 25 साल से मईशत जो है वो बहुत ही बुरे हाल में है। जो औसतन ग्रोथ रेट है क्रॉप एग्रीकल्चर का पिछले 25 साल का, वो सिर्फ 1% है।
मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 3.5% है। इस किस्म की ग्रोथ रेट से मईशत आगे तो बढ़ना छोड़ें, वो पीछे जा रही है। मैं फिर ये दोबारा करता हूँ कि हम वेंटिलेटर पे हैं, क्योंकि जबकि एक मईशत सिर्फ कर्जों पे जिंदा हो, अंदरूनी और बैरूनी कर्जे, वो उस मईशत के कभी कभार कोई आदाद व शुमार अच्छे हो जाते हैं तो उस पर कोई जश्न मनाने की बात नहीं होती है। इस साल वीट का क्रॉप, गंदम का क्रॉप अच्छा है, लेकिन कॉटन क्रॉप जो है बहुत ख़राब है। और हर साल ऐसे होता है, एक क्रॉप कोई अच्छा होता है तो एक क्रॉप ख़राब हो जाता है, और जो अच्छा क्रॉप होता है उसके आदाद व शुमार लेके हम जश्न मना लेते हैं कि जी मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन मजमूई तौर पे देखें तो हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बोथ, इसमें कोई जान नहीं है वैसे इस वक्त। और मिनिस्टर्स आते हैं जाते हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब हम इस हाल में पहुँच गए कि सऊदी अरब से हम कहते हैं कि हमारे लोग भूखे हैं, उनको आप कैंप लगाएं और खाना डिस्ट्रीब्यूट करें। जो मईशत इस हाल पे, या जो मुल्क इस हाल पे पहुंचा हो, उसकी मईशत की आदाद व शुमार क्या हमें डिस्कस करने हैं, और क्या इस पे हमें कोई अपने आप को शाबाशी देनी है कि मईशत अच्छी जा रही है। अच्छा, मैं सर जानता हूँ ये बहुत शायद एक पेचीदा इशू है और इसके कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अक्सर कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मकरूज़ होते जा रहे हैं, आपके करीब वो कौन से इस्लाहात हैं जो किए जा सकते हैं, या वो कौन सी तरजीहात हैं जो सामने रखी जा सकती हैं कि अब चाहे वो फ़ॉरेन लोन्स हों सर, चाहे अंदरून लोन्स हों, उनसे अब निकला जाए और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ बढ़ा जाए? क्या देखते हैं आप? मेरा ख्याल है सबसे पहला इकदाम जो करना है वो अंदरूनी लोन के हवाले से हैं। जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा, गैर तरक्याती अखराजात, उसमें तकरीबन 20% कमी की ज़रूरत है, और इसमें नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर शामिल है। डिफेंस एक्सपेंडिचर पे अब बात करनी पड़ेगी, वो सफ़ेद हाथी के तौर पे हम इसे नहीं बख्श सकते। वो हिस्सा डिफेंस का जिसका जंग से ताल्लुक नहीं है, वो बहुत बड़ा हिस्सा है डिफेंस बजट का, और उसमें 20% कमी आनी चाहिए। तो इसके बगैर मईशत इसका काम नहीं हो सकता। मईशत में जब ये अंदरूनी अखराजात कम हो जाएंगे और हमें कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे रियासत को चलाने के लिए, तो वो फिर जो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है उसको हम डील करें। शौकत अजीज़ के ज़माने से, साल 2003 से बहुत तेज़ी से कंज्यूमर इंपोर्ट्स की हमें इजाफा हुआ है। 2003 तक हर $100 के एक्सपोर्ट पे हम तकरीबन 125-130 डॉलर इंपोर्ट करते थे, यानी खसारा 25-30% था। आज हम हर $100 के एक्सपोर्ट पे 225 डॉलर इंपोर्ट करते हैं, यानी खसारा 125% हो गया। इस खसारे को फौरन कम करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। और ये अब हम एक फर्स्ट जो हमारी अशराफिया को फीड करने के लिए जो इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं, यहाँ पर हर चीज़ इम्पोर्टेड है। आप सुपरमार्केट में चले जाएं, वहाँ आपको पाकिस्तानी चीज़ें नहीं मिलती। आप बिल्डिंग मटेरियल ले लें, अब सब बाहर से आते हैं। फर्निशिंग ले लें, पर्दे वगैरह के कपड़े सब बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता अब। और तो ये, और फॉरेन रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, फॉरेन बुटीक्स खुले हुए हैं, ये सब जो है ड्रेन है फॉरेन एक्सचेंज का पाकिस्तान में। ये सारे होल्स जो हैं हमें बंद करने पड़ेंगे, और ये बयानात देकर या एक मिनिस्टर की रीशफलिंग करके या किसी पार्टीज के मैनिफेस्टोज में अच्छे अच्छे अल्फाज लिख के मईशत नहीं सुधारी जा सकती है।
अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, आपने अक्सर जिक्र किया ये एक आप इंपोर्ट इकॉनमी लाते जाते हैं, इशराफिया को फैसिलिटेट करते हैं। सर जो साथ में एक मसला है एलीट कैप्चर का, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो सीमेंट हो, तो बार बार यही देखने को मिलता है कि आपने कुछ बेतहाशा अनकम्पेटिटिव जो बिग प्लेयर्स हैं उनको अपने सर पे हावी किया हुआ है, और उस वजह से ना तो मार्केट आगे बढ़ सकती है, ना तो नए एंट्रेंट्स आ सकते हैं, ना तो कंज्यूमर के लिए कोई फ़ायदा होता है। और इस हद तक सर कि कानून साजी पर भी ये लोग अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बरकरार रखते हैं। तो ये जो गठजोड़ है इसको किस तरह तोड़ा जाए, एलीट कैप्चर से किस तरह आगे बढ़ा जाए, और वही बात बार बार करना कि जी 22 फैमिलीज़ हैं, या अब जो PSX की बात की जा रही है कि 31 फैमिलीज़ हैं, इससे किस तरह निजात हासिल करें सर? मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को चाहिए जो ये तमाम सख्त सियासी फैसले कर सके। ये जो पाकिस्तान को हमने एक कसिनो इकॉनमी बनाया हुआ है जहां पैसे सिर्फ सट्टेबाजी से बनाते हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो या ये जो ऑयल और फर्नेस ऑयल और एनर्जी की मार्केट्स हैं, या स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, या सिर्फ सट्टेबाजी से पैसे बनाए जाते हैं। जो प्रोडक्टिव साइड ऑफ द इकॉनमी है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, वो तो अब डिक्लाइन में है। इंडस्ट्रीज तो बेशुमार बंद हो रही है। मैं तकरीबन 10-12 इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद की है, और या तो स्टॉक मार्केट में वो खेल रहे हैं, या प्रॉपर्टी मार्केट में खेल रहे हैं, या बाहर चले गए मुल्क से। ये मईशत ऐसे चल नहीं सकती, ये हम कोलैप्स कर जाएंगे। ये बहुत मनफी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ कि ये मईशत हम वेंटिलेटर पे है, और जब तक बुनियादी तब्दीलियां नहीं होती हैं, ये जिस एलीट कैप्चर की आप बात कर रहे हैं, इसको कोने पे नहीं लगाया जाता, और ये एक प्रोडक्टिव इकॉनमी को दोबारा नहीं इसको बनाया जाता। जो 1960s और 70s तक जिस तरह की इकॉनमी थी, वो एक बहुत वाइब्रेंट प्रोडक्टिव इकॉनमी थी। हुकूमत की सारी पॉलिसीज जो हैं वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन को प्रमोट करती थी। वो हमें वो दौर वापस लाना पड़ेगा, और ये इस वक्त ये इकॉनमी डिक्लाइन में है, और कब तक हम सर्वाइव करते हैं मुझे नहीं पता। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, और ना सिर्फ अपना कीमती वक्त देने का लेकिन अपनी साफ गोई का भी। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात तो की हुकूमती पॉलिसीज़ पर, लेकिन अब ज़रा अपोजिशन पर भी आते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, जिनका एक काफ़ी तवील कानूनी सिलसिला चलता जा रहा है। पहले तो उनको ज़मानत दी गई अदालत आलिया की जानिब से, उस पर भी फिर कुछ सवालात उठे, लेकिन फिर आखिरकार एक 3 रुकनी बेंच ने उनकी ज़मानत को कन्फर्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब को एक वन टाइम खसूसी इजाज़त दी गई अदालत आलिया की जानिब से कि वो बाहर जा सकें, तो फिर हमने देखा कि एयरपोर्ट से ही शहबाज शरीफ साहब को वापस कर दिया गया। हुकूमत वक़्त का मौक़िफ़ ये था कि ना सिर्फ कार्रवाई शुरू की जाएगी उनका नाम ECL में शामिल करने के लिए, लेकिन साथ में वो पहले से ही एक ब्लैक लिस्ट पर थे। तो अब काबीना की कमेटी ने ये तो तजवीज़ दे दी कि उनका नाम शामिल कर दिया जाए ECL में, लेकिन साथ में शहबाज शरीफ साहब ने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का भी जो पटिशन था वो वापस ले लिया, और कल को हिज़्ब इख्तिलाफ के मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात का भी ऐलान किया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार
सीनियर एंकर पर्सन टेलीविज़न पे अक्सर हम उनके तज्जिया से बेताशा मुस्तफ़ीद होते हैं। सईद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, पिटिशंस विड्रॉ हो रहे हैं लेकिन साथ में उनका नाम भी ECL पे शामिल किया जा रहा है, तो ये आपको हुकूमत की जानिब से किस तरह की पॉलिसी देखने को मिलती है, क्या राय रखते हैं सर? देखिए, खान साहब उनको जो है वो समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उसका पॉलिटिकली बड़ा इनको लॉस हुआ था पार्टी को, उनका परसेप्शन ये है। तो उसके बाद पहले तो वो सोए रहे, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट में, मेरे मुराद ये गवर्नमेंट सोई रही, उन्हें जाना चाहिए था पहली अदालत में जाना चाहिए था कि जी इन्होंने जो दी हुई है गारंटी अपने बड़े भाई की, तो उस सिलसिले में वो पूरी नहीं हो पाई है, जो भी उसकी कानूनी हैसियत है। मगर जब फिर एक दिन में उन्हें बड़ी जल्दी मिल गई इजाज़त जाने की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसने वो तमाम इक़दाम किए। अब ये एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है, जो एजाजुल हसन साहब जिसको हेड करेंगे बेंच को। तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला अब लंबा हो गया है। तो वो एक जो प्लान था एक एग्जिट का, इनका भी, और बेसिकली ये चाह रहे हैं कि मियाँ साहब भी चले जाएं और किसी तरीके से मोहतरमा मरीम नवाज साहब भी तशरीफ ले जाएं। तो ये प्लान अभी डोल्ड्रम में लग रहा है, क्योंकि इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काबीना है, वो तकरीबन इसके रास्ते में आती नजर आई है। जी अच्छा सईद साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज बतौर एक सियासी जमात के मुतालिक कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो अब शायद ज़्यादा मकबूल हो रहा है मरीम नवाज साहिबा के बयानिया के निस्बत, इस पर ये नहीं बात कर रहे सर कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक क्या कह रही है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के विदिन ये बयानिया का सवाल उठ रहा है, उस जिसमें शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा तरजीह मिल रही है, क्या इसमें आपको कोई वजन देखने को मिलता है? देखिए, इसमें वजन इस हद तक है कि जो इनकी सेकंड टीयर लीडरशिप है, जो एहसन इकबाल साहब हैं, जो साद रफीक साहब हैं, जो अब्बासी साहब हैं, वो पिंडी से जो है वो उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुबैना तौर पर राब्ते भी मौजूद हैं। बल्कि एक हद तक तो बात यहाँ तक जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब पार्टी की लीडरशिप के लिए भी ये जो है ये क्लेमेंट्स हैं, मुबैना तौर पर इस पर मुख्तलिफ खबरें हैं या जो भी आप कह लें, सीना गजट चल रहा है। तो दूसरी बात रही बयानिए की, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठंडा के वो तो इसमें दो राय हैं। कुछ कहते हैं कि इन्होंने रोल बांटे हुए हैं, गुड काप और बैड काप वाला, और बुनियादी तौर पर एक ही है इनका सिलसिला ये है कि केसेस खत्म हो जाएं। और चूंकि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारी जो सियासत है, हमारी गलियों खेतों खलियानों से निकल कर पहले ड्राइंग रूमों में गई है, उसके बाद आजकल लंदन में रिहाइश पजीर है या पिंडी के गर्दोनवा में हमें नजर आती है। तो इस सूरत हाल में जोड़ तोड़ की सियासत होती है, इसमें जो है लॉबिंग की जाती है, इंटरनेशनल सतह पे भी, मकामी सतह पे लॉबिंग की जाती है। और आजकल चूंकि रियासत एक बंद गली में है, माशी तौर पर कोविड ट्रिगर रिसेशन भी है, और जो 50-30 साल से जो मैशत ये चलाते रहे हैं और वो भी हमारे उसका भी हशर हमारे सामने है। तो सारा उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है, इमरान खान पर जो है वो वन रेवल हुआ आके सारा। तो इसलिए कोई पॉलिटिकल बड़ी मूवमेंट यहाँ बनती इस लीडरशिप के में नजर नहीं आती, ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट। हाँ, अलबत्ता खुदराव बन जाए जिस तरह इंडिया में हो रहा है, ईरान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में जो है बड़ा ब्रूटली उनको। तो ये एक यहाँ की जो पाकिस्तान की सियासत फिलहाल खामोश है और ड्राइंग रूम में है, जोड़ तोड़ की सियासत है और लॉबिंग की सियासत है विद इन दी एस्टेब्लिशमेंट और विद इन दी ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट। जी तो सईद साहब, आपके इस जवाब से ये इन्फर कर लें कि जो एक सियासी इत्तेहाद, ऑपोजिशन पार्टीज़ का जो इत्तेहाद बना था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और अब एक बार फिर हाथ बढ़ाया जा रहा है पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ, जिन्होंने इस इत्तेहाद से फिर माजरत कर ली थी, क्या आपको उसका भी मुस्तकबिल इतना ही इन द डोल्ड्रम्स लग रहा है? किस तरह देखते हैं? देखिए यार, सबसे जो बदनसीबी की बात हुई है ना, वो ये है कि इन 15 बरसों में हम ये चाह रहे थे कि जो हमें इनविजिबल हाथ मुबैना तौर पर नजर आता है, इन 15 सालों में उसको दूर किया जाए, सिविल जो एक रूल है उसको जनाब यहाँ किया जाए। मगर हुआ ये है कि ये लोग इन रोड नहीं बना सके, ये कोई डिलीवर नहीं कर सके अवाम के हवाले से, ये अपनी अपनी जो इनकी डायनेस्टीज हैं या जो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको ये सर्व करते रहे हैं, जिसकी वजह से एक अनफेयर सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है। तो ये दौर हमें से टेक्निकली तो हम जमहूरी और सिविल दौर कहेंगे, मगर इसमें मुझे यूं लगता है कि जमहूरियत को हमने कमजोर किया है, बजाय इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अवाम की
जिंदगियों में कोई अच्छा बदलाव ला के हम उसको मजबूत और रासिख करते, हमने फिर इसे बांध दिया। अब 2 एस्टेब्लिशमेंट्स बन गई हैं, एक सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, एक आपकी जो है वो फौज की एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है उसमें इनकी इन रोड्स हैं, इन्होंने अंदर तक जो है वो रसाइयां हैं, उसके बहुत सारे मज़ाहिर हमें नजर भी आते रहते हैं। तो जो सियासत है ना, सियासत हमें मुर्दा नजर आती है, वो सियासत की जिसके हम कायल थे, गलियों की, मोहल्लों की, मूवमेंट्स की, वर्कर्स की, वो खत्म हो गई है। और अब जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत, जनाब मैं अच्छी खिदमत कर दूंगा, उसको ना सिलेक्ट करें, मुझे सिलेक्ट कर लें। अब और क्या लड़ाई रह गई है इसकी, सिवाय इसके कि मुझे क्यों नहीं रखा और मुझे क्यों निकाला और उसको क्यों रखा। इसके गिर्द ये बेमानी है और अवाम उसमें पिस रहे हैं और मैशत जो है उनको कुचल रही है। देखें हालात किधर जाते हैं। जी सईद काजी साहब, सीनियर तजिया का बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। क्योंकि वक्त भी हमारा ज़रा कम हो रहा है, इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते अपनी राय से हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।